क्या लवलीन सिंगर मिश्रा इंडस्ट्रीज का बिजनेस पार्टनर बन पाएगा? क्या वेदी परिवार काव्या को मार पाएंगे? स्वागत है आप सभी का एक नए और सुंदर एपिसोड्स में देरी स्टोरी लाने के लिए। आप सबसे क्षमा मांगते हैं, एपिसोड्स कम है, स्टोरी बनने में देरी हो रही है, पर ये स्टोरी के एपिसोड्स देरी से आते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, ये कहानी काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 121। सुबह के 4 बजे काव्या की फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में लैंड हुआ। काव्या ने जब अयाना की ओर देखा तो वह नींद में सो रही थी। अयाना को सोते देखकर काव्या उसको जगाना नहीं चाहती थी। काव्या ने अयाना के चेहरे को मास्क लगाकर ढक दिया और अयाना को अपने गोद में उठाकर कार में लगाकर पीछे वाले सीट पर सुला दिया और खुद उसके बगल में बैठ गई। पल्लवी पहले से ही अपनी जगह पर बैठ गई थी। रोहिणी ने फ्लाइट से कार निकाला और राजवीर और नैना जिस होटल में रुके थे वहां के लिए निकल गए। रोहिणी ने रात में नैना से उसके होटल का लोकेशन ले लिया था। काव्या बोली, रोहिणी, तुम जब सिंह पैलेस आई थी तब तुम्हारा नाम रूही था, तो अब रोहिणी कैसे हो गया? काव्या जी, मेरा निक नेम, स्कूल नेम रोहिणी ही है। वह तो मैं आर्मी में जब से गई तब से सब मुझे रोहिणी के बजाय रूही बुलाने लगे, लेकिन अब मैं सेना में नहीं हूँ तो मैंने अपना ओरिजिन नेम रोहिणी सावरकर सबको बता दिया, जिससे सब लोग मुझे अब रोहिणी सावरकर के नाम से जानेंगे। वैसे रूही नाम मुझे पसंद नहीं था, पर सेना में सभी बड़े अफसर मुझे रूही ही बुलाते थे, इसलिए पंसद ना होते हुए भी मुझे वहां रूही बनकर ही रहना पड़ता था। मिस सिंह, हम मर जाएंगे पर आप दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। काव्या बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यह महारानी है ना दुश्मनों को निपटाने के लिए। बातें करते करते रोहिणी कार लेकर गोल्ड होटल में जहां नैना ठहरिए थी वहां पहुंच चुकी थी। काव्या बोली, पहुंच गए गोल्ड होटल? जी मिस। काव्या ने नैना को फोन मिलाया तो वह सो रही थी। एक फुल रिंग होने के बाद भी नैना ने कॉल नहीं उठाए। काव्या बोली, रोहिणी कार अंदर लेकर चलो, होटल तो पहले से ही बुक है। जी मैम। रोहिणी कार लेकर गोल्ड होटल के गेट पर गई तो काव्या ने होटल बुकिंग का पास दिखाए। गार्ड्स ने गोल्ड होटल के गेट को खोल दिया। रोहिणी कार लेकर कार पार्किंग एरिया में पहुंची और कार से उतरकर काव्या जिस तरफ बैठी थी उधर का गेट खोल दिया। काव्या अयाना को अपने गोद में लेकर होटल के एंट्री गेट की ओर बढ़ने लगी। रोहिणी और पल्लवी भी काव्या के पीछे चल रही थी। रोहिणी आगे बढ़कर होटल के रिसेप्शन काउंटर पर गई और अपने बुक करे प्लेट का चाबी लिया और लिफ्ट की ओर बढ़ी। 3 लिफ्ट लेकर 6ठे मंजिल पर पहुंचे। काव्या ने अयाना को बेड पर ले जाकर लेटा दिया, खुद भी एक चादर लेकर अपने ऊपर और अयाना के ऊपर डालकर काव्या सोने की कोशिश करने लगी। पल्लवी और रोहिणी को अब नींद नहीं लग रहा था, वह दोनों फ्लैट के बालकनी में जाकर बैठ गए। पल्लवी बोली, रोहिणी, क्या लगता है अगर कोई खतरा हुआ तो हम दोनों संभाल पाएंगे? पल्लवी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, यहाँ पर कोई हम लोग पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। वह तो मैं जानती हूँ रोहिणी, पर तुमको भी पता है अयाना के पीछे कितने ताकतवर नेता और परिवार लगे हुए हैं। पल्लवी, तुम बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही हो, चलो चाय लेकर आते हैं। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। यह बोलकर पल्लवी चाय बनाने किचन में चली गई। रोहिणी फ्लैट के बालकनी से बाहर रोड पर चलती कारों को देख रही थी। मिश्रा विला, लंदन। रावण अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। पहली रिंग में तो रावण की नींद नहीं खुली, पर जब रावण का फोन दोबारा रिंग करने लगा तो रावण की नींद खुल गई। इतनी सुबह सुबह फोन पर कॉल आने से रावण जल्दी से बेड से उठकर टेबल से फोन उठाकर बोला, हेलो, कौन? उधर से एक कम उम्र के लड़के की आवाज आई, मिस्टर रावण सिंह ही बोल रहे हैं ना आप? रावण बोला, हाँ, पर आप कौन हो? मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? वह शख्स बोला, सर आप खाएं गुठली ना गिने। मैं आपको एक गुप्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया था। दरअसल बात यह है कि
आपकी 2 बीवियों का जीवन संकट में। रावण बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और कौन हो तुम? वह शख्स बोला, मिस्टर सिंह, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं, मैं तो बस आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप अयाना सिंह को कुछ साल के लिए कहीं दूर लेकर चले जाए इस बुरी दुनिया से। मुझे कुछ ही समय पहले पता चला कि अयाना सिंह के पीछे कुछ बड़े शूटर पड़े हैं जो नितिन पटेल के बिजनेस पार्टनर ने लगा रखे हैं, और वह सब अभी दुबई में है। रावण बोला, मिस्टर, आप जो भी है यह मुझे बताने के लिए धन्यवाद। आपको मुझसे कोई जरूरत हो तो बाद में कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिस्टर सिंह, मैं इस मौके का इंतजार करूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि आप अयाना जी की सुरक्षा बढ़ा दे। मेरा क्या? मैं तो ठहरा एक अनाथ, पर अयाना जी जैसी इंसान इस धरती पर बहुत कम ही बचे हैं। उसके बाद उस शख्स ने कॉल कट कर दिए। कॉल कटते ही रावण सोच में पड़ गया, आखिर यह सब चल क्या रहा है? मैं कुछ दिन शिकार करना क्या छोड़ दिया, आजकल के बच्चे भी मुझे ज्ञान देने लगे। रावण यही सब सोचते हुए सावरकर को कॉल मिल दिया। रोहिणी अपने फोन पर रावण का कॉल आते देखकर अपने मन में बोली, इतनी सुबह सुबह बोस का फोन, क्या बात हो गई? रोहिणी कॉल उठाकर बोली, क्या बोस, आप इतनी सुबह कॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? रोहिणी, वहां पर सब ठीक तो है ना? जी बोस, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, कहिए कोई बात है क्या? रावण बोला, रोहिणी, वहां पर कोई भी वस्तु यूज करने से पहले एक बार देख लेना कि उसमें कोई जहर या कोई रसायन पदार्थ ना मिला हो जिससे किसी को नुकसान हो। रोहिणी बोली, जी बोस, हम पूरी तरह से हर एक चीज पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। ठीक है मिस सावरकर, तो अब मैं फोन रखता हूँ, आप उन दोनों का ध्यान रखो। यह बोलकर रावण ने कॉल को कट करा और विस्तार पर लेट गया। इधर वेदी परिवार और उसके पार्टनर के 10 से भी ज्यादा किलर दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुके थे। सुबह के 8 बजे जब काव्या और अयाना की नींद खुली तो काव्या ने उठकर अपना फोन चेक किया तो उसमें 8 बजे रहे थे। काव्या बेड से उठकर तुरंत बाथरूम गई। अयाना भी उसके पीछे दूसरे कमरे के बाथरूम में गई। रोहिणी और पल्लवी दोनों पहले से फ्रेश हो चुके थे। गर्मी का मौसम होने की वजह से दोनों बालकनी से बाहर आकर डाइनिंग एरिया में बैठी थी। तभी उस फ्लैट का डोर बेल बजा। रोहिणी उठकर दरवाजे पर गई और गेट खोला तो नैना और राजवीर दरवाजे के उस तरफ थे। उन लोग ने रोहिणी को पहली बार देखा था तो वह वहां से यह सोचकर जाने लगे, शायद यह दूसरे का फ्लैट है। उन दोनों को वहां से जाते देखकर रोहिणी बोली, नैना कहाँ जा रही हो? काव्या, मैम अंदर है, आ जाओ। राजवीर बोला, वैसे तुम कौन हो और काव्या के साथ क्यों रुकी हो? राजवीर जी, पहल आप अंदर आए, सब बातें गेट पर ही कर लेंगे क्या? नैना और राजवीर फ्लैट के अंदर आए तो वहां पर एक और अनजान लड़की थी जिसको नैना और राजवीर नहीं जानते थे। राजवीर थोड़ा बहुत डाउट करते हुए बोलो, और यह कौन है? काव्या कहाँ है? राजवीर की प्लानिंग थी कि वह अयाना और काव्या को अकेले पाकर मौज करे, उनके साथ एक एक रात बिताए। पल्लवी बोली, राजवीर, मैं पल्लवी हूँ और यह रोहिणी रावण सिंह की पर्सनल बॉडीगार्ड, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम दोनों काव्या जी के साथ यहाँ पर आए हैं। राजवीर चौंक कर बोला, अब यह रावण सिंह कौन है जो तुम्हारा बॉस है? नैना रावण के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना जानती थी कि वह अयाना के पति है और वह सिंह परिवार का वारिस है। नैना बोली, तो आप दोनों हैं रावण सिंह की बॉडीगार्ड? तो मैम कहाँ है? रोहिणी बोली, नैना और राजवीर जी, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आप दोनों इतना जान लो कि हम बॉडीगार्ड हैं। राजवीर बोला, ठीक है, पर काव्या कहाँ है? क्या वह अभी यहाँ पर नहीं आई है? तभी काव्या अपने शरीर पर तावल लपेट अपनी बाल सुखाते हुए वहां पहुंची। काव्या ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके फ्लैट में और कोई भी मौजूद है। वह अपनी बाल सुखाते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर एक चेयर लेकर बैठ गई। राजवीर ने जब काव्या को ऐसे हाल में देखा
तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और वह काव्या के तरफ खींचे चला जा रहा था। उसके मन में काव्या के लिए बहुत सारे गंदे ख्याल आने लगे। नैना इशारे से राजवीर को रोकना चाहिए रही थी, पर वह नैना की ओर देख भी नहीं रहा था। राजवीर जैसे ही काव्या के नजदीक जाना चाहा, तभी पल्लवी उसके सामने आ गई और राजवीर को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर पटक दिया। राजवीर की चिख निकल गई और वह देर से कराहने लगा। जब काव्या के पीछे राजवीर की चिख गुंजी तो काव्या अपनी चेयर को घुमाकर राजवीर को देखने लगी। राजवीर देद मैं कराहते हुए बोला, तुम एक गार्ड होकर मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रही हो। तुमको पता है तुमने किस पे हाथ उठाए हैं? यह काव्या और अयाना मेरा। राजवीर यह मत भूलो कि वह किसकी बॉडीगार्ड है, सीईओ काव्या मिश्रा की। शायद उस दिन मेरी बात तुमको समझ नहीं आई थी। मैंने उसी दिन तुमसे बोली थी कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। राजवीर हंसते हुए बोला, मिस काव्या जी, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ मोहम्मद शेख परिवार के वजह से आई है? बिल्कुल नहीं, यह सब खेल मैंने रचा है आपको यहाँ पर बुलाने के लिए। मैंने ही यह पूरा खेल रचा है। काव्या भी हंसते हुए बोली, तो राजवीर जी मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? नहीं मिस काव्या, मैं तो बस मिश्रा इंडस्ट्रीज को हासिल करना चाहता हूँ। पता ना तुम और अयाना कहाँ से पहुँच गई, मेरे मंजिल के रुकावट बनकर। काव्या बोली, राजवीर तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजवीर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए बोला, तुम जैसी लड़की से मैं प्यार करूंगा, पता ना किन किन लोगों के साथ रात बिताए होगी तुमने। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक नाइट काटना चाहता था। इस बात से काव्या गुस्सा होकर राजवीर की ओर बढ़ी और अपने एक हाथ से उसके गर्दन पर वार किया और कमरे की तरफ जाते जाते बोली, इसको इतना कुटो कि यह अगले 100 जन्म तक याद रखे कि यह किससे टकराया है। काव्या के वहां से जाते ही पल्लवी और रोहिणी दोनों राजवीर की कपड़ों की तरह घुलाई करना शुरू कर दी। राजवीर चिख चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी। रोहिणी और पल्लवी बिना रुके लगातार राजवीर को पिटती रही। रोहिणी ने राजवीर के नाक पर अंगुली रखकर चेक किया तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। रोहिणी बोली, पल्लवी कुछ देर छोड़ दे, जब यह होश में आएगा तब कुछ और टेक्निक इनको शाखाएंगे। पल्लवी बोली, ठीक है तो चलो हाथ धोकर आते हैं, पता ना किस गटर का कीड़ा है। वह दोनों अपनी हाथ धोने चली गई। नैना वहां डरी सहमी खड़े होकर राजवीर को एकटक देख रही थी। उसने पहली बार किसी इंसान को इस तरह पिटाई होते देखा था, वह भी एक मिलीनियर को। अयाना जब कमरे से बाहर आई तो उसने राजवीर की हालत देखकर गुस्से में बोली, इसको इस तरह से किसने मारा? रोहिणी और पल्लवी तब तक अपने हाथ धोकर वहां पर आ चुकी थी। अयाना की इस सवाल से वह डर गई और कुछ बोल नहीं पाई। नैना बोली, अयाना मैम ने इनको पिटने को बोला था, यह तो बस अपना कार्य कर रही थी। नैना की बात सुनकर अयाना ने रोहिणी और पल्लवी को एक नजर देखा और बोली, यह अभी तक जीवित कैसे है? मार डालो इसको, जो होगा वह मैं झेल लूंगी। अयाना की बात सुनकर रोहिणी और पल्लवी को थोड़ा बहुत राहत मिला। रोहिणी आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ से राजवीर का गला पकड़ा और उसको तोड़ दिया। अयाना बोली, इस कचरे को यहाँ से नीचे फेंक दो, जो होगा वह मैं हैंडल कर लूंगी। रोहिणी ने बिना डरे राजवीर को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। राजवीर को फेंकते समय रोहिणी की नजर पार्क में गई, जहां कुछ किलर टाइप के इंसान खड़े थे। रोहिणी ने चारों तरफ नजर दौड़कर देखा तो उसको एहसास हो गया कि वह शूटर के रेंज में चुकी है। वह तुरंत वहीं बैठी और तेज आवाज में बोली, पल्लवी फ्लैट के सभी शीशे पर पर्दा डालो जल्दी और काव्या जी को डाइनिंग हॉल में बुलाओ। पल्लवी कुछ सेकंड के अंदर काव्या के पास गई और उसको लेकर डाइनिंग हॉल में आ गई। फ्लैट का डाइनिंग हॉल ही फ्लैट में रहने का सबसे सुरक्षित जगह था। चैप्टर 122। राजवीर उस होटल के बिल्कुल सामने वाले गेट पर गिरा था। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था।
उसका सर तरबूज की तरफ फटकर पूरे पफर्स पर फैल चुका था, जिसको देखने के लिए वहां पर भीड़ लगने लगा था। होटल मैनेजर ने स्थानीय पुलिस को यह मैसेज भेज दिया था। इधर काव्या, अयाना और नैना होटल फ्लैट के डाइनिंग एरिया में आकर बैठ थे। पल्लवी फ्लैट के सभी शीशे पर छुपकर पर्दा लगा रही थी। रोहिणी तो दूरबीन के मदद से होटल के चारों तरफ के एरिया पर निगरानी रखे हुए थी। इधर एक शूटर अपने बॉस से बोला, बॉस उस फ्लैट के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता ना एक साथ सभी पर्दा कौन लगा दिया। हमें अब उसी होटल में आना पड़ेगा। बॉस सुगम दास बोला, तुम सब किसी काम के नहीं हो। मैं कब से तुम दोनों को बोल रहा था कि उन दोनों को खत्म करो, पर तुम दोनों तो उनके फिगर देखने में मस्त थे। अब कर भी क्या सकते हो, वहां से उतरो और यहां पर जल्दी पहुंचो। हमें उन लोग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो अगर वह इस बार हमारे हाथ से निकाल गए तो दोबारा इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। वह दोनों शूटर अपने लोकेशन से उठकर गोल्ड होटल की ओर बढ़ने लगे थे। सुगम दास यह सोच सोच कर परेशान था कि आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा कौन है जो राजवीर जैसे ताकतवर इंसान को पीट सकता है और ऊपर से नीचे भी फेंक दिया। दास को डर तो लग रहा था, पर वह यह भी जानता था कि उस फ्लैट में कोई लड़का नहीं है, इसलिए वह निश्चित था। तभी सुगम दास का फोन रिंग करने लगा। दास ने जब फोन पर नंबर देखा तो वह डरते हुए कॉल उठाकर बोला, जी सर बोलिए। उधर से एक तेज घुसे वाली आवाज आई, सुगम दास क्या तुमने उस लड़की को ठिकाने लगाए या अभी वह जीवित है? सुगम डरकर हकलाते हुए बोला, पीएम सर अभी तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम दे, हम उस लड़की को ठिकाने लगाकर आपको कॉल करते हैं। यह सुनकर पीएम नितिन पटेल गुस्से में बोला, कौन तुमको इतना बड़ा गैंगस्टर का दर्जा दे दिया? तुम तो एक मच्छर मारने की भी काबिलियत नहीं रखते। क्या तुमको पता है, अगर वह लड़की इस बार जीवित बच गई तो उसको मारना और मुश्किल हो सकता है। दास हकलाते हुए बोला, जी आप निश्चित रहे, हमें कुछ टाइम में ही उस लड़की को ठिकाने लगा देंगे। नितिन पटेल बोला, दास यह हमारे और तुम्हारे बॉस के लिए यह लास्ट चांस है। अगर हम उसको अभी ठिकाने नहीं लगा पाए तो मेरी कुर्सी भी जा सकती है। मैं फोन रखता हूं, तुम उसको ठिकाने लगाकर कॉल करो। दास बोला, बिल्कुल सर। तभी फोन कटने की बीप बिप की आवाज आई। इधर रोहिणी बालकनी से डाइनिंग हॉल में आकर बोली, मिस सिंह, हम मुश्किल में हैं। हम होटल से बाहर नहीं जा सकते। दुश्मन के शूटर हर तरफ निशाना लेकर बैठे हैं। अयाना बोली, कोई बात नहीं कर्नल जी, आप आराम करें, मैं हूं ना यह सबसे निपटने के लिए। वैसे क्या कोई हमारे कमरे भी हम लोग पर हमला कर सकता है? जी मिस सिंह, अगर हम लोग 1 घंटे तक इस होटल के बाहर ना गए तो यहाँ पर हमला होने की संभावना है। ठीक है, तो हमें यहीं पर बैठकर उन लोगों का आने का इंतजार करते हैं। वैसे भी मुझे बाहर जाने का मन नहीं है। नैना बोली, पर अयाना, हमने राजवीर को यहाँ से कुछ समय पहले नीचे फेंका है। कुछ समय में ही यहाँ की पुलिस आकर राजवीर के हत्या केस में हमें अरेस्ट कर लेगी। हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। काव्या बोली, नैना तुम आराम करो, वैसे भी तुम ऑफिस के काम पर ध्यान दो, यह सब तो अयाना देख लेगी। काव्या की बात सुनकर नैना बिल्कुल चुप हो गई। अयाना बोली, नैना जरा मोहम्मद शेख परिवार के हेड को कॉल करना। बिल्कुल, मैं अभी कॉल करती हूं। नैना ने अपना फोन निकाला, शेख परिवार के हेड मोहम्मद रसूल अल असद को कॉल किया। पहली रिंग
जाने पर किसी ने कॉल नहीं उठाए। नैना ने जब दोबारा कॉल किया तो एक बुजुर्ग आदमी फोन उठाकर बोला, तो नैना जी कैसी है? क्या काव्या जी दुबई आ गई? मोहम्मद शेख बोले, नैना जी देर किस बात की है, बात कराएं उनसे। नैना ने अपना फोन अयाना को दे दिया। अयाना बोली, मोहम्मद शेख अल असद साहब, अयाना रावण सिंह का सलाम कबूल करे। सलाम अलैकुम मिस अयाना सिंह, बताएं यहाँ पर आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? शेख साहब, मैंने तो सुना था कि दुबई बहुत शेफ देशों के गिनती में आता है, पर यहाँ गोल्ड होटल में मेरे एक बिजनेस पार्टनर राजवीर को किसी ने उनके फ्लैट से नीचे फेंक दिया। मोहम्मद साहब बोले, परेशान ना हो मोहतरमा, मैं अभी वहां पर अपनी कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड भेजता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं मोहम्मद शेख साहब, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि काव्या दी के बहुत सारे दुश्मन उनके पीछे पीछे दुबई पहुंच चुके हैं। आप बस इतना करें कि गोल्ड होटल में कोई पुलिस अफसर जांच के लिए ना आए। मैं अपने बिजनेस पार्टनर की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। कैसी बात कर रही है मोहतरमा आप कहें तो हम वहां आ जाए। पुलिस की क्या बात है, आप निश्चित होकर बदला ले, आपको दुबई शहर में तो कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा। अयाना बोली, धन्यवाद शेख साहब, मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। यह बोलकर अयाना ने कॉल कट कर दिया। को बुलाया। जब वह बॉडीगार्ड शेख साहब के पास आया तो अपना सर झुकाकर सलाम किया। शेख साहब बोले, शेरावत खान, मैं तुमको एक मिशन पर भेज रहा हूँ। गोल्ड होटल, तुमको वहां 2 लोग को शेफ रखना है, अयाना और डॉक्टर काव्या मिश्रा। तो क्या तुम यह कार्य अकेले कर पाओगे? शेरावत खान बोला, साहब ना कर पाया तो मैं अपना गला काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। शेरावत, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम उन दोनों लड़कियों को शेफ रख पाओगे। अब तुम यहां से निकलो और जल्द से जल्द गोल्ड होटल पहुंचो। जी सरकार, यह बोलकर शेरावत खान ने अपना सर झुकाकर सलाम करके वहां से निकल गया। मोहम्मद शेख साहब शेरावत के जाने के बाद गोल्ड होटल जिस एरिया में आता था, वहां के ऊंच लेवल के अधिकारी को मैसेज कर दिए कि गोल्ड होटल में कुछ भी हो पर वहां किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। वह अफसर ने भी इधर से मैसेज टाइप करके भेजा, जी सरकार, हम आपके आदेश ही पर तो कार्य करते हैं। इधर अयाना मोहम्मद शेख को उल्लू बनाकर खुश थी। काव्या बोली, छोटी, यह सब क्या है? वैसे हम यहाँ किसी से लड़ाई करने नहीं आए थे, पर फिर भी तुमने झूठ बोलकर सही नहीं किया। तुम चुप रहा करो अयाना, तुम कब जाकर समझदार बनोगी? तुमको पता है, एक झूठ के कारण किसी इंसान की पूरी लाइफ खराब हो सकती है। शेख परिवार जब सच जान जाएगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? अयाना काव्या की बात सुनकर हंसना छोड़कर सीरियस होकर बोली, दी, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर अभी बचपना है? आपको क्या पता है मैं क्यों ऐसी रहती हूँ? आप सच बोलकर इस कलयुग में तो इस पृथ्वीलोक पर ज्यादा वक्त जीवित नहीं रह सकती। वैसे भी अब इंसान की कम और पैसा की इज्जत ज्यादा है। कलयुग में कोई भी कैसा भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, पर सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी इज्जत है। आज की दुनिया में सब पैसा के आगे झुकते हैं। और उस शेख को क्या चाहिए? पैसा और उसकी सबसे प्यारी नातीन ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है मोहम्मद शेख अल असद परिवार हम जैसे छोटे बिजनेसमैन के सामने झुकेगा? वह आपके डॉक्टर होने की वजह से आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। काव्या बोली, छोटी, तू शांत रहा कर। वैसे हम लोग को कब शेख परिवार
के महल चलना चाहिए। आज शाम चले या कल? दी कल सुबह मैं चलेंगे। आज मैं नैना के साथ दुबई दर्शन करने जा रही हूँ। काव्या बोली, मैं भी साथ चल रही हा। तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। ठीक है, वैसे मुझे भूख लग रही है। दी प्लीज आज अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ ना। अयाना, मक्खन मत लगा, मैं बना देती हा। काव्या किचन की ओर जाने लगी। यह सुनकर सभी हंसने लगे। काव्या, रोहिणी, नैना तीनों किचन में जाकर देखने लगी कि खाने में वह लोग क्या बनाएं। रोहिणी बोली, मिस सिंह, यह सब सब्जी और फल और जो भी किचन में रखा है वह सब हम लंदन से ही लेकर आए हैं। काव्या बोली, और यह भी मेरे पतिदेव ने बोला होगा? रोहिणी बोली, जी मिस सिंह, यह सब आपके पतिदेव का ही आदेश। हाँ। काव्या बोली, ठीक है, तो चलो खाना तैयार करते हैं। वह तीनों खाना बनाने में व्यस्त हो गई। तभी उनके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने लात मारी, जिससे उनके फ्लैट का दरवाजा उखड़कर उनके फ्लैट के अंदर आ गिरा। अयाना और पल्लवी दोनों डाइनिंग हॉल से दरवाजे की तरफ भागी। CH 123 फ्लैट का दरवाजा तोड़कर सुगम दास और उसके साथी काव्या के फ्लैट में आ चुके थे। सुगम दास फ्लैट के अंदर आते ही बोला, सागर, बंटी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पुलिस के आने से पहले हमें इन लोग को निपटा कर यहाँ से निकलना है। सुगम के सभी साथी पिस्टल लेकर आगे बढ़े। अयाना तब तक उन लोग के करीब पहुंच चुकी थी। अयाना ने जब देखा कि सबके हाथ में पिस्टल है और सब उसी के तरफ निशाना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वह भागने के बजाय उन लोग के तरफ तेज गति से भागी। सुगम दास के साथियों ने एक खूबसूरत और परी जैसी लड़की को अपने तरफ आते देखा तो उनका मन तो नहीं था फायरिंग करने का, पर उन लोग ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज काव्या को जैसे सुनाई दी, वह किचन से निकलकर डाइनिंग हॉल की ओर भागी। उसके साथ रोहिणी भी थी। नैना तो किचन में ही छुपकर बैठ गई थी। उसको इस सब से बहुत डर लगता था। पल्लवी भी एक किलर को मारकर उसका पिस्टल छिन चुकी थी और किलर को एक एक कर निशाना लेकर खत्म कर रही थी। अयाना गुंडों के करीब जाकर फाइट कर रही थी, जिसके वजह से उसको 2 गोली लग चुकी थी, एक बाजू में और एक पेट में। पर वह बिना हार माने किलर के बॉस के पास पहुंचना चाहती थी। सुगम दास इतनी खतरनाक लड़की को पहली बार देख रहा था। उसको तो अयाना की खूबसूरत बंदन और बॉडी शेप और चेहरे को देखकर उसी में खोस आ गया था। सुगम दास बस यही सोच रहा था कि कैसे अयाना को अपने बिस्तर पर ले जाए। और ऐसी हालत सुगम की नहीं, उसके साथियों की भी थी। सुगम के साथी भी कैसे भी करके अयाना के करीब पहुंचकर उसको छूना चाहते थे। उनके लिए तो अयाना एक परी समान थी। अगर नितिन पटेल ने उनको मारने का हुक्म ना दिया होता तो वह सब तो अयाना के सेवा पानी कर रहे होते। अयाना भी उन किलर का मोटिव समझ चुकी थी, इसलिए वह एक किलर का पिस्टल लेकर एक ही फायरिंग में 3 किलर को ढेर कर दिया। अब वहां पर सुगम दास ही बच गया था। अयाना सुगम के करीब जाकर बोली, जो कार्य करने आए थे, अगर वही करते तो मैं जमीन पर पड़ी होती और तुम सब तब मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, पर अब तो तुम्हारा मौत निश्चित है। अयाना ने सुगम को कॉलर से पकड़कर उठाकर फर्श पर पटक दिया और डाइनिंग हॉल में आकर एक चेयर पर बैठ गई। तब तक वहां काव्या, रोहिणी पहुंच चुके थे। काव्या की नजर जब अयाना के कमर पर गई तो उसके कमर का पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो चुका था। यही नहीं, उसके दाहिने हाथ पर भी एक गोली लगी थी, जिससे खून का रिसाव हो रहा था। काव्या अयाना के पास आकर बोली, छोटी, अंदर चल, तुझे गोली लगी, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। अयाना सुगम का गर्दन पकड़कर बोली, किसने भेजा तुमको, क्या बताओगे? सुगम बोला, तुम कुछ नहीं कर सकती उसका नाम जानकर भी। हमें नितिन पटेल ने भेजा है, क्या तुम उनका कुछ बिगाड़ सकती हो? अयाना बोली, ठीक है,
तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम भी तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। जाओ, मैं तुमको जीवित छोड़ देती हूँ। जब मैं नितिन पटेल का शिकार करूंगी तो कोई तो होना चाहिए उसके लिए रोने वाला। पल्लवी, इसको यहां से उठाकर बाहर फेंक दो। अयाना के कहते ही पल्लवी ने सुगम को फ्लैट के दरवाजे पर फेंक दिया। सुगम को दरवाजे से बाहर जाते ही दुबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वहां से लेकर चले गए। उन लोग को उस फ्लैट के अंदर जाने से माना किया गया था। कुछ पुलिस वाले अभी भी सिविल ड्रेस में वहां टहल रहे थे। काव्या ने अयाना को चेयर से अपने गोद में उठाकर लेकर कमरे की ओर जाने लगी। अयाना बोली, दी मैं चल सकती थी, आपको गोद में उठाने की क्या जरूरत थी? काव्या आंख दिखाते हुए बोली, तुम चुप रहो तो ही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती यह खबर रावण तक पहुंचे, नहीं तो वह क्या करेगा मुझे खुद पता नहीं है। अब कपड़े खोलने दे, गोली निकालनी है। यह बोलकर काव्या अयाना के कपड़े निकालने लगी। अयाना बोली, दी कुछ देखना मत, इसको बस केवल मेरे पतिदेव ही देख सकते हैं। पागल लड़की देखूंगी नहीं तो गोली कैसे निकलेगी तेरे शरीर से? वैसे तेरे संतन तो कमाल के हैं। दी मैं आपसे कुछ नहीं करा रही, छोड़ो मुझे। अयाना, मैं तो मजाक कर रही थी। यह बोलकर काव्या ने अयाना के हाथ में और कमर में लगे गोली को निकाला, उसको डीटवल से साफ करी। उसके बाद कुछ आयुर्वेद की क्रीम दोनों जगह लगाकर पट्टी करने लगी। इधर रोहिणी ने यहाँ पर जो हुआ उसकी जानकारी रावण तक पहुंचा दिया। रावण को यह खबर मिलते ही उसके हार्ट बीट्स बढ़ गई। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो राकेश जी, तनु और भावना नाश्ता कर रहे थे। रावण को घुसे में देखकर तनु बोली, क्या बात है जी, आप परेशान दिख रहे हो? रावण अपने मन में सोच विचार करने लगा कि अयाना के खबर को इन लोग को देनी चाहिए या नहीं। राकेश जी बोले, बेटा क्या बात है, कुछ बताओगे भी? पापाजी, मुझे अभी भारत के जाना है, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। क्या मैं जा सकता हूँ? राकेश जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ, अपनी प्राइवेट फ्लाइट एयरपोर्ट पर लगी है। ठीक है पापाजी, तब मैं चलता हूँ, शेखावत को एयरपोर्ट तक लेकर जा रहा हूँ। राकेश जी बोले, कोई बात नहीं, लेकर जाओ। तनु बोली, क्या बात है जी, इतना भी क्या अर्जेंट है कि आप भारत के लिए अभी निकल रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं आता हूँ। तुम भावना का ख्याल रखना, अयाना और काव्या यहाँ नहीं है तो भावना का ख्याल तुमको ही रखना होगा, नहीं तो तुमको भी साथ लेकर चलता। तनु बोली, पर बात क्या है, कुछ बताएंगे? आकर बताता हूँ, तुम बस भावना का ख्याल रखना। राकेश जी रावण के बातों से समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, पर वह कुछ बोले नहीं क्योंकि वहां बोलना सही नहीं होता। रावण विला से निकलकर गेट पर पहुंचा तो शेखावत जी पहले से वहां कार लेकर खड़े थे। रावण कार का गेट खोलकर कार में बैठा। शेखावत जी ने कार स्टार्ट किया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तनु और भावना नाश्ता करके मिश्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस के लिए निकल गए। भावना और तनु के विला से निकलते ही राकेश जी ने काव्या को फोन मिला। काव्या का फोन जैसे रिंग हुआ तो अयाना फोन उठाकर बोली, डैड आपने कैसे याद किया? आप ठीक तो हो ना? राकेश जी बोले, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या कहाँ है, उसको फोन देना। अभी देती हूँ। अयाना ने काव्या को फोन पकड़ा दिया। काव्या बोली, जी पिताजी बोलिए, क्या बात है? बेटा रावण अभी घुसे में यहाँ से भारत के लिए गया है, क्या कुछ गड़बड़ है? काव्या यह सुनकर शॉक होकर बोली, पिताजी उसको रोकिए, अगर वह भारत चला गया तो वहां बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो सकता है। राकेश जी बोले, ऐसा भी वहां पर क्या हुआ है? काव्या बोली, पिताजी कुछ समय पहले हमारे फ्लैट में घुसकर कुछ किलर ने हम पे हमला किया था, जिसमें अयाना को गोली लग गई। राकेश जी बोले, क्या अयाना ठीक है? पिताजी वह बिल्कुल ठीक है, अभी तो आपने उससे बात करी।
राकेश जी बोले, तो तुम लोग पर हमला किसने किया था? पिताजी, आप रावण का एयरपोर्ट जाने से रोके। हम पे हमला करने वाले पीएम नितिन पटेल के आदमी थे और रावण जरूर उसको मारने गया होगा। राकेश जी बोले, पर वह तो एयरपोर्ट से कुछ सेकंड पहले भारत के लिए उड़ान भर चुका है। ठीक है, आप फोन रखें, मैं देखती हूँ अब क्या करना है। रावण को भारत पहुंचने से पहले कैसे भी रोकना होगा। यह बोलकर काव्या ने फोन कट कर दिए। राकेश जी भी जानते थे कि किसी देश के पीएम को इतनी आसानी से कोई ठिकाने नहीं लगा सकता। रावण वहां जाकर मुसीबत में फंस सकता है। काव्या फोन रखने के बाद अयाना बोली, क्या हुआ? रावण को कुछ हुआ है क्या? काव्या बोली, अभी तक तो नहीं, पर रावण नितिन को मारने जा रहा है, वहां जरूर कुछ हो सकता है। उनको पता कैसे चला कि मुझे गोली लगी है? तभी रोहिणी कमरे में आकर बोली, मैंने बोला, मैं तो उनके दिए हुए आदेश का पालन कर रही थी। रोहिणी, तुमने यह सही नहीं किया। तुमको पता है रावण जी भारतीय पीएम को मारने चले गए, अब तो भगवान ही जाने कि आगे क्या होगा। रोहिणी बोली, मिस सिंह आप टेंशन ना ले, सिंह परिवार का सदस्य पीएम आवास में भी है और उनको पता चला कि रावण सिंह परिवार का बड़ा बेटा है तो वह जरूर रावण का मदद करेंगे। काव्या बोली, रोहिणी, एक सदस्य से क्या होगा? तुमको भी पता है कि पीएम आवास पर कितने खतरनाक फोर्सेज तैनात रहते हैं। अयाना बोली, क्या हम लोग भारत चले? काव्या बोली, बिल्कुल नहीं, रावण जब तक अकेले रहेगा तभी तक सेफ है। हम लोग के वहां जाने से उसका ध्यान भटक सकता है, तो हम बस उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अयाना बोली, पहले तो इस होटल से चलते हैं, पता ना और कितने दुश्मन हमारे ताक में यहाँ पर होंगे। काव्या बोली, खाने का क्या? दी, हम मोहम्मद शेख अल असद परिवार के महल चलते, वही खा लेंगे। वैसे भी वहां पर हम लोग को कल जाना ही था, तो आज ही निकलते हैं। काव्या बोली, ठीक है चलो। सभी अपने अपने बैग पैकिंग करने लगे। काव्या ने अयाना के कपड़े उसके बैग में रखा और होटल से निकलने लगे। क्या रावण भारत पीएम नितिन पटेल को मौत के नींद में सुलाने जा रहा था या किसी और कारण से? क्या काव्या और अयाना मोहम्मद शेख विला सही सलामत पहुंच पाएंगी? जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। प्रिय दर्शकों, बने रहे स्टोरी वाला बॉक्स पर।